राजू पिस्ता। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बजट 2024-25 के अवसर पे मुझे बोलने का समय दिया। मैं दार्जिलिंग की जनता का भी आभारी हूं, जिन्होंने मुझे दूसरी बार उनकी आवाज़ इस सदन में बनने का मौका दिया। और मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और वित्त मंत्री सीतारमण जी को कि बजट में हर पहलू को ध्यान में रख करके बजट तैयार किया गया। और बजट में खास करके युवाओं की बात की है, यूथ स्किलिंग की, एम्प्लॉयमेंट की और एग्रीकल्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट भी है, रूरल डेवलपमेंट भी है, इनोवेशन की, मैन्युफैक्चरिंग की और वुमेन लेड डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। भारत युवा देश है और आज के हमारे युवा कल का भारत है। और युवाओं के रोजगार और स्किलिंग के लिए भारत सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी और 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का इसमें लक्ष्य रखा है। और भारत के टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी में उनको 1 साल का ट्रेनिंग भी मिलेगा और उसमें स्टाइपेंड के नाते 5,000 रुपये प्रति माह भी मिलेगा। और जिन युवाओं को पहली बार नौकरी मिलेगी उसको 15,000 रुपये तक भारत सरकार एक बार डायरेक्ट उसको 1 महीने की तनख्वाह देने का काम भी करेगी। इतना ही नहीं, हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन भी मिलेगा और जिसका करीब 3%, करीब 40% हो जाता है ब्याज का, 3% ब्याज जो है भारत सरकार भरेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया है, जिसके लिए 11 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए का आवंटन किया गया है और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए घर बनेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंतर्गत 1 करोड़ घर बनेंगे और जिसके लिए जो है 10 लाख करोड़ का खर्च भारत सरकार करेगी। पीएम जनमन योजना के तहत 24,104 करोड़ रुपया का जनजाति विकास के लिए खर्च रखा गया है। और मैं बधाई देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, पहली बार चाय बागान की बात इस बजट में पेश हुई है और नॉर्थ बंगाल और आसाम के चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं रहती, उनकी बच्चों की एजुकेशन और उनकी जो है देखरेख के लिए 1,000 करोड़ रुपए का जो है आवंटन बजट में हुआ है। मैं नॉर्थ बंगाल और आसाम की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। सर, मैं बात अभी बंगाल की करता हूँ। आज़ादी के समय बंगाल बेस्ट बंगाल था, जिसको आज टीएमसी ने सबसे वर्स्ट बंगाल बनाया है। कोई आप चिल्लाते रहो, मैं आंकड़े आता हूँ, मैं आंकड़े के साथ चेयर एंड टॉक ओनली ऑन बजट पे ही बोल रहा हूँ सर। और जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, आज टीएमसी पश्चिम बंगाल के साथ वही व्यवहार कर रही है। अनेक योजनाएं, जिसमें मनरेगा हो, स्वच्छ भारत हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आवास योजना हो, आरआईडीएफ का फंड हो, मुफ्त राशन हो, बॉर्डर एरिया का डेवलपमेंट फंड हो, हर जगह घोटाला है। यहाँ तक कि शिक्षा को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। और ओलंपिक चल रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आज जो है करप्शन के ऊपर में ओलंपिक में कंपटीशन होता तो टीएमसी को गोल्ड मेडल मिलता। और ईज ऑफ डूइंग की हम बात करते हैं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग करप्शन में टीएमसी नंबर 1 है। पश्चिम बंगाल को 7 लाख करोड़ का कर्जा ये टीएमसी की देन है। 35 साल सीपीएम पश्चिम बंगाल में शासन में थी, 1,90,000 करोड़ का कर्जा था, आज वो बढ़ के 7 लाख करोड़ हो गया है। मैंने टीएमसी से 1 रुपये नहीं लिया, मेरे ऊपर 70,000 रुपये का जो है कर्जा इन्होंने डाला है। और पश्चिम बंगाल की आप देखिए मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट से भी कम है, इनको शर्म आनी चाहिए। आजादी के समय पश्चिम बंगाल का मैन्युफैक्चरिंग 30% कंट्रीब्यूट करता था, जो आज 3% से कम रह गया है, ये भी इन्हीं की देन है। और ये कहते हैं कि केंद्र जो इनको पैसा नहीं देता, सर मैं डाटा के साथ कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा,
अब मनरेगा के आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा सर, बड़ा मैजिक नंबर है। आधार लिंक होने से पहले मनरेगा के 3 करोड़ 88 लाख 3.88 करोड़ आधार लिंक होने से पहले मनरेगा के कार्ड थे, और जैसे आधार लिंक हो गया ये रह गए 2.5 करोड़, यानी 1 करोड़ 35 लाख फर्जी कार्ड बांग्लादेशी नागरिकों के बने थे। और इतना ही नहीं, 24 परगना जिले में 38 लाख मनरेगा के कार्ड थे, आधार लिंक होते ही 15 लाख विलुप्त हो गए। इसी तरह मुशीराबाद में 33 लाख मनरेगा के कार्ड थे, जिसमें 13 लाख आधार लिंक करते ही गायब हो गया। हकीकत यह है, चाहे चिट फंड घोटाला हो, टीचर घोटाला हो, पीडीएस घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, मनरेगा, आवास योजना, हर घर जल, अमृत, गाय की तस्करी, सब में टीएमसी इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का पेंटिंग का भी घोटाला हो गया टीएमसी के शासन में। और मैं इनके एक नेता को सुन रहा था, उन्होंने नॉर्थ बंगाल की बात की, मैं वो भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सर, नॉर्थ बंगाल में 8 डिस्ट्रिक्ट है जिसकी आबादी करीब करीब 3 करोड़ है। हम रिसोर्स के अंदर में भी रिच है, और सबसे बड़ा रेवेन्यू जो है पश्चिम बंगाल को नॉर्थ बंगाल देती है। हमारे पास चाय है, ट्रेड है, हाइड्रो है, टूरिज्म है, और जंगल यानी फॉरेस्ट भी है। और उसके मतलब इतना कुछ होते हुए भी, हमारा कंट्रीब्यूट होते हुए भी, पश्चिम बंगाल का सालाना बजट है 3.88 लाख करोड़ रुपया, लेकिन नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड को मिलता है 860 करोड़ रुपया। शायद दीदी को पता भी नहीं होगा, जो पूरे बजट का 0.002% है। हमारे चाय बागान बंद हो रहे हैं, हमारे सिंकोना बागान बंद हो चुके हैं। इन्होंने सिर्फ नॉर्थ बंगाल को ठगा है और हमको सिर्फ लूटा है। नॉर्थ बंगाल के लोग स्वाभिमानी हैं, हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। नमस्ते दीदी। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा बजट में पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिला। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष लेके आया हूं। बजट में 93,000 करोड़ रुपया सिर्फ पश्चिम बंगाल को मिल रहा है, जो महाराष्ट्र से ज्यादा है। 1.5 लाख करोड़ रुपया इंटरेस्ट फ्री, 50 साल तक आपको ब्याज नहीं देना है, यह पश्चिम बंगाल के लिए भी है। पूर्वोदय योजना, जिसके अंतर्गत कलकत्ता से लेकर के, अमृतसर से लेकर के कलकत्ता तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, जिसमें पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अर्बन हाउसिंग 1 करोड़ बनेगा, जिसमें कलकत्ता, दुर्गापुर, आसनसोल, सिलीगुड़ी जैसे शहरों को इसका लाभ मिलेगा। 2 करोड़ आवास योजना बनेगी। इतना ही नहीं, रेलवे के लिए रेलवे की तरफ से 14,000 करोड़ रुपया आवंटन हुआ है, और ऑलरेडी 60,000 करोड़ के रेलवे के काम पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं। 100 नए अमृत स्टेशन बनेंगे, जिसमें सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी भी है। अब मैं तिस्ता फ्लड की बात करता हूं। इनके एक नेता ने कहा था तिस्ता फ्लड में सिक्किम को पैसा मिला, पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिला। हकीकत यह है, जैसे ही फ्लड हुआ अक्टूबर 2023 को, सिक्किम ने इसको डिजास्टर घोषित किया, और एसडीआरएफ एनडीआरएफ का 10% पैसा जो है वहां की जनता को मिला, और पश्चिम बंगाल ने डिजास्टर घोषित नहीं किया। हमारी जनता को कुछ नहीं मिला। इस बजट में मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। 11,500 करोड़ का जो है आवंटन किया है, जिसमें बंगाल को 1,200 करोड़ रुपए मिलेगा। अब आपके माध्यम से मेरा बंगाल सरकार से निवेदन है, तिस्ता फ्लड पीड़ित को ये पैसा मिले। सर, मैं अपनी कुछ क्षेत्र के 2-3 बातें आपके समक्ष रखूंगा। दार्जिलिंग हिल तराई डूवर्स लंबे समय से एक स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग करती आई है। इसी कारण अतीत में कई आंदोलन हुए। 86-88 में जो आंदोलन हुआ, उसके माध्यम से दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बना। 2007 से 11 में गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बना। जो सेमी ऑटोनोमस बॉडी थी, उसको पश्चिम बंगाल ने चलने नहीं दिया। और हमारे क्षेत्र में आए दिन बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हमारा बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बगल में चाइना भी लगता है। और वोट बैंक के कारण बांग्लादेशी और रोहिंग्या आए दिन चाय बागान में अपना घर बना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं, हमारे मूल निवासी गोरखा, आदिवासी, कोच, मेचे, राभा, टोटो, राजवंशी, बंगाली भाषी, हिंदी भाषी समुदाय आज खतरे में है। इसलिए इस क्षेत्र का स्थायी समाधान, और वो भी भारत के संविधान के अंतर्गत हो, जिसमें टीएमसी का कोई हस्तक्षेप उसमें ना हो।
इतना ही नहीं, गोरखा समुदाय में 11 जनजातियां जो आज़ादी के समय 51 के सेंसस तक जो है ऑलरेडी ये हिल ट्राइब के नाते जाने जाती थी, जिसमें भुजेल, गुरुंग, मगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनवार, थामी, याखा यानी देवान और धीमाल, ये 31, 41, 51 के सेंसस में भी ये जनजाति थे। मैं सरकार से निवेदन Conclude करता the हूँ speech. सर, बस 2 मिनट, इनको नहीं, नहीं। जनजाति का दर्ज जल्दी मिले। सर, इसका एक बड़ा कारण भी है, More than 10 भारत और minutes you have नेपाल एक spoken. मित्र देश है। 1950 इंडो नेपाल फ्रेंडशिप टीटी का जो धारा 7 है, जिसके लिए उस धारा के अंतर्गत जो भी भारतीय गोरखा है उसको नेपाली कहा जाता है, नेपाल के सिटीजन कहा जाता है। इससे हमको बहुत पीड़ा है, तकलीफ है। आए दिन हमारे जवान भारत माँ की सेवा करते हुए सरहद में बलिदान होते हैं। Thank you. और मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ Thank ये you. जनजाति का श्री दर्ज, बस सर, 2 उज्ज्वल मिनट कुमार- 2 मिनट खत्म, उज्ज्वल जनजाति रमन का दर्ज सिंह। जल्द से जल्द मिले, तीसरा बाढ़ महोदय, पीड़ित को उनका धन्यवाद। अधिकार मिले आपने